प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है परवाल एवं परवाल भित्तियाँ। परवाल सिलेंट्रेट्स जंतु होते हैं, यानी संघ सिलेंट्रेटा के जंतु होते हैं जो कि एकल या निवय के रूप में पाए जाते हैं। ये पॉलिप जंतु होते हैं, यानी जो कोरल है वो पॉलिप होते हैं और निवय में रहते हुए निवयी पॉलिपॉइड बनाते हैं। ये अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल का सिक्रेशन करते हैं और उसी कंकाल के अंदर जो है ये रहते हैं, जो एक अपना निवास बनाते हैं। मोस्टली जो जंतु हैं वो कॉलोनियल होते हैं और कुछ जो है एकल भी होते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंकाल होता है वो इसकी एक तरह से रक्षा करने में मददगार होता है। तो कोरल जो है अभी बात की अपन ने सिलेंट्रेट्स जंतु होते हैं और सिलेंट्रेट्स का जो हाइड्रोजोआ और एंथोजोआ जो वर्ग है, दोनों ही वर्ग में जो है परवाल पाए जाते हैं। ये लाल, नीले, सफ़ेद, काले इत्यादि रंग के होते हैं, यानी रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। और जो मेड्रीपोरियन जो गण है, ऑर्डर जो मेड्रीपोरेरिया है, उसके जो सदस्य हैं वो एक तरह से ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनके जो परवाल जो है हार्ड होते हैं, यानी ये वास्तविक कोरल जो है बनाते हैं। और ये परवाल जो है बाद में परवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। परवाल के जो कंकाल है, यानी जो परवाल जो सिलेंट्रेट्स जंतु हैं, पॉलीपॉइड है, पॉलिप जो हैं, इनका जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसकी बात की थी। और इस कंकाल को कोरोलाइट भी कहा जाता है। ये पॉलिप के जो अधिचर्म है उसके द्वारा सीक्रेट होता है एक तरह से, और कैल्सीकृत होता है, कैल्सीफाइड होता है। निवयी परवाल में अलग अलग पॉलिप के कोरोलाइट आपस में जुड़कर कोरेलियम नामक एक तरह से कंकाली पुंज का निर्माण करते हैं, जो है समूह का निर्माण करते हैं। अब हम जो है इसके सामान्य बारे में जो सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर रहे थे, तो कोरल क्या है, सिलेंट्रेट जंतु हैं और इनको मूंगा भी कहा जाता है। इनवर्टिब्रेट हैं और इनवर्टिब्रेट का जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसकी जो क्लास है हाइड्रोजोआ और एंथोजोआ, उसके जो पॉलिप हैं वो कोरल का निर्माण करते हैं। अलग अलग रंगों के होते हैं, तो एक तरह से ये टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। और मुख्यतः ये जो है उष्णकटिबंधीय जो उथले सागरीय समुद्र हैं वहाँ पर ये समूह में विकसित होते हैं। और जो परवाल जीव है, यानी कोरल जो पॉलिप है, वो अभी बताया था जोना पदार्थ जो हैं उन पर एक तरह से आश्रित होते हैं और अपने सारों शरीर के चारों ओर उनकी जो अधिचर्म है वो एक जो है खोल बना लेती है कैल्शियम कार्बोनेट का, और उसी के अंदर ये निवास करते हैं। एक तरह से इनका घरौंदा होता है। तो बहुत से परवाल एक साथ समूह में रहते हैं, यानी निवयी होते हैं ये, और ये उस घरौंदे के अंदर ही जो है डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। समुद्र की जो उथली तली है वहाँ पर ये घरौंदे जो है पाए जाते हैं। मृत परवालों के घरौंदों के ऊपर, यानी घरौंदा का मतलब हैबिटाट, आवास के ऊपर अन्य परवाल जो है वो नए बनते जाते हैं, यानी इनका जो घर होता है, एक जो परवाल है उसके ऊपर नया परवाल, फिर परवाल, इस तरह से ये एक के बाद एक परवाल जो व्यवस्थित होते जाते हैं। परवालों के घरौंदों के ऊपर अन्य परवाल नवीन घरौंदा का निर्माण करते रहते हैं और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है। और जो एक तरह से जो उथली सागर है उसका जो निचला भाग है वहाँ पर एक बड़ी जो चट्टान या भित्ति जो है वो बन जाती है, और इस प्रकार की जो भित्ति है उसको कोरल रीफ कहा जाता है। अगर हम इसके वितरण की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो है हिंद महासागर जो है उस क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखा के लगभग 30 डिग्री का जो क्षेत्र है दोनों ओर, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं।
तो सबसे पहले 1917 में T.W. वैगन ने बताया कि परवाल भित्ति मुख्य रूप से चूने के पत्थर का बना हुआ एक तरह से टीला या कोई छोटी पहाड़ी जैसी संरचना होती है, जिसकी ऊपरी सतह समुद्र की सतह के निकट होती है, समीप होती है, और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो वितरण की भी बात कर रहे थे, तो ये मुख्यतः हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो एरिया है वहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। और इसमें भी जो भूमध्य सागर का जो 30 डिग्री का क्षेत्र है दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर का जो 30 डिग्री का जो एरिया है वहाँ पर मुख्यतः पाए जाते हैं। और विश्व में पाए जाने वाले कुल परवाल का, जितने परवाल पाए जाते हैं उनका 30% हिस्सा जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जैसे हिंद महासागर भी आता है, बंगाल की खाड़ी एरिया, चीन सागर, ये सारा एरिया जो है इसी में आता है, बंगाल खाड़ी। तो इस क्षेत्र में यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया में यहाँ पर जो प्रवाल है दक्षिणी फिलीपींस के पूर्वी इंडोनेशिया या पश्चिमी न्यू गिनी, इस क्षेत्र तक ये फैले होते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया, वानुआतू, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर भी जो है प्रवाल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक बड़ा जो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया का सबसे बड़ी जो है वो एक कोरल रीफ मानी जाती है, वो पाई जाती है। तो भारतीय समुद्र क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि जो द्वीप समूह हैं इनमें परवाल पाए जाते हैं। और परवाल जो है ये लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये जो एरिया है यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विश्व के जो समुद्री क्षेत्र हैं, विशेष तौर से जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर ये जो समुद्र के तली में पाए जाते हैं। और सिलेंटेट्स जंतुओं का जो कंकाल होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उससे ये डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। कोरल रीफ समुद्र में स्थित एक तरह से चट्टान होती है और परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, अभी बात की थी अपने। तो कोरल रीफ को परवाल भित्ति भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम जो है मूंगे की चट्टान जो है वो भी कहा जाता है इसको, यानी कोरल रीफ या मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है। कोरल रीफ जो है अभी बताया था उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में ये मिलती है, और इस क्षेत्र का जो तापमान है लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये शैल भित्तियाँ समुद्र तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं, यानी बिल्कुल किनारे पर नहीं पाई जाती, जिससे इनके बीच छिछले लेगून जो है वो डेवलप हो जाते हैं। कोरल या परवाल उथले सागर में मुख्यतः पाए जाते हैं, और इनके विकास के लिए स्वच्छ और अवसाद रहित जल जो है वो आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे जल में ये ज़्यादा डेवलप होती हैं। क्योंकि अवसादों के कारण परवलों का जो मुख है, जो है माउथ है, वो बंद हो जाता है और ये डेड हो जाती हैं। परवाल या कोरल फोटोसिंथेटिक सवाल के साथ पारस्परिक रूप से पाए जाते हैं, और जो इस तरह के जो सवाल है इसको ज़ूजेंथेला कहते हैं। एक तरह से ये सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कोरल या जो मूंगा जिसको हम कहते हैं, परवाल भित्तियों की एक मजबूत कैल्शियम कार्बोनेट संरचना बनाते हैं, यानी ये जो कोरल है ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक मजबूत संरचना का निर्माण करते हैं, और ज़ूजेंथेला के लिए सुरक्षा और एक तरह से हैबिटाट जो है प्रदान करते हैं। और इसके बदले में जो ज़ूजेंथेला जो है वो कोरल को या जो मूंगा है उसको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस तरह से दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, और इस तरह से एक सहजीवन का बहुत अच्छा उदाहरण है। जब महासागर की सतह पर एक सीमा से अधिक जब गर्म हो जाती है ना, जब महासागर की जो ऊपरी सतह है वो एक सीमा से ज़्यादा गर्म हो जाती है, तब कोरल जो है ज़ूजेंथेला को बाहर निकाल देता है, जिससे परवाल जो है विरंजन यानी एक तरह से ब्लीचिंग की जो घटना है वो होती है। कोरल को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बढ़ती मात्रा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान का बढ़ना और महासागरों का जो अम्लीकरण है, एसिडेशन है, उसके अलावा मछलियों का अधिक शिकार होने के कारण ये काफ़ी नुकसान होता है।
अब हम बात करेंगे कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ यानी कोरल भित्तियाँ। तो मुख्यतः जो है 3 प्रकार की कोरल रीफ जो है वो पाई जाती हैं, या जो बनावट है उसके आधार पर इन कोरल रीफ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है तटीय या झालरदार कोरल रीफ, दूसरा है अवरोधक कोरल रीफ, और तीसरा जो टाइप है वो है एटोल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झालरदार भित्तियाँ या फ्रिंजिंग जो रीफ है उसके बारे में। ये जो फ्रिंजिंग रीफ है, ये भित्तियाँ किसी भी ज्वालामुखी द्वीप या किसी महाद्वीप के तट के निकट जो है छिछले पानी में मुख्यतः पाई जाती है। इस कारण से इनको शोर रीफ यानी तटीय भित्तियाँ भी कहा जाता है। यानी ये जो है तटीय कोरल रीफ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि महाद्वीप या जो तटीय क्षेत्र में लगी कोरल रीफ से उसका जो तट है उसके निकट ये पाई जाती हैं। यानी महाद्वीप या तटीय या द्वीपीय तट से लगी कोरल रीफ को तटीय कोरल रीफ कहा जाता है। और ये जो भित्तियाँ हैं ये तट से सटी हुई रहती है, उसके पास में रहती है, परंतु कभी कभी इसके एवं स्थल के भाग के बीच में जो है अंतराल हो जाने के कारण जो है उसमें छोटे छोटे लेगून जो है वो डेवलप हो जाते हैं, और इस तरह के जो लेगून है इनको बोर्ड चैनल भी कहा जाता है। तो इस तरह की जो झालरदार भित्तियाँ वो एक तरह से सिंपल फॉर्म होती है, सरल प्रकार की जो है भित्तियाँ होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये प्रवाल भित्तियाँ जो समुद्र का तट है उसके थोड़े निकट पाई जाती हैं। इनकी चौड़ाई भी कम होती है, और ऐसा माना गया है कि ये जो समुद्र तट से लगभग 1/4 जो मील या लगभग 400 मीटर के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ तक ये फैली रहती हैं। इन भित्तियों में जो प्रवाल का जो ग्रोथ से भाग है, या एक तरह से कह सकते हैं, इस भित्तियों में जो प्रवाल वृद्धि है यानी इनकी जो प्रवाल की जो ग्रोथ है वो समुद्र का जो एरिया जिधर लगता है उस एरिया में ज़्यादा तेज़ी से होती है, उधर ये सक्रिय रूप से ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो समुद्र की तरफ पाए जाने वाले इस भाग को जो है एज या जो अगला भाग है वो कहा जाता है। यानी फ्रंट भाग कौन सा होता है? जो समुद्र की ओर होता है वो भाग क्या कहलाता है? फ्रंट कहलाता है। तो चट्टानों के टुकड़े, मृत जो प्रवाल हैं या मिट्टी से निर्मित जो होती हैं, यानी ये जो तटीय कोरल रीफ कैसे होती हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टुकड़ों और मृत प्रवालों और इसके अलावा जो सॉइल है वो भी इसमें भाग लेते हैं। इस तरह से ये कठोर जो है चट्टान का निर्माण होता है। और जीवित प्रवाल इनके बाहरी किनारों पर या ढलानों पर पाए जाते हैं। तो जीवित ढलानों पर किनारों पर पाए जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं, फिर जो है और नए जो डेवलप हो जाते हैं किनारों पर। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है, आगे से आगे प्रवाल जो है बढ़ती जाती है, प्रवाल भित्ति आगे से आगे बढ़ती जाती है। भारत में अभी बात की थी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर ये जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। तो हमने जो कोरल रीफ की टाइप है उसमें जो पहला टाइप है तटीय कोरल रीफ, उसके बारे में बात की और ये बताया कि ये जो है समुद्र के तट का जो एरिया है वहाँ पर पाई जाती हैं और ये समुद्र की ओर जो है ग्रोथ करती हैं। और लगभग जो है इनकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम होती है, लगभग 20 से 40 मीटर चौड़ा जो एक लंबा भाग होता है। और किनारे जो है वो झालरदार होते हैं एक तरह से। तो झालरदार भित्ति जो है समुद्र तट के साथ साथ सतह रूप से एक तरह से यानी कंटिन्यूस रूप से जो है नहीं फैली रहती, बल्कि इसमें बीच बीच में जो है कटे फटे जो है यानी मार्क होते हैं, कटी फटी होती है। इस कारण से इसको एक झालर का रूप माना गया है। तो इन कटे फटे भागों को जो है लेगून कहा जाता है और ये लगभग 20 से 30 फैदम गहरे होते हैं। फैदम यानी जो समुद्र की जो गहराई नापते हैं वो फैदम में नापते हैं। तो ये 20 से 30 फैदम तक गहरे होते हैं। प्रवाल भित्ति तट के आगे समुद्र की ओर जो है इसका ढलान पाया जाता है। अभी बात की थी, यानी ये जो ग्रोथ जो करती है वो समुद्र की ओर करती जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फ्रिंजिंग रीफ, अलग अलग जो रिफ्ट हैं उनकी टाइप जो है, एटोल किस तरह से बनती है, बैरियर। अब हम बात करेंगे दूसरी जो भित्ति है वो है अवरोधक कोरल रीफ यानी बैरियर रीफ।
तो ये जो बैरियर रीफ है, जिसे जालदार की अपने बात की थी कि उसकी जो भित्ती है, उसके जो किनारे हैं वो कटे फटे होते हैं और ये लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, और ये चौड़ाई जो है कम होती है 20 से 40, और समुद्र से लगभग 400 मीटर के आसपास ये फैली रहती है उधर उधर तक। और कटी पिटी जो झिल्ली होती है, जो सॉरी किनारे होते हैं, इसके कारण से इसको ज़्यादा जो है कोरल रीफ नाम दिया गया है। दूसरी जो प्रकार की जो भित्ती है उसका नाम है बैरियर रीफ या अवरोध कोरल रीफ। और इस प्रकार की कोरल रीफ जो है तट से कुछ दूर होती है और विकास जो है तट के समानांतर होता है एक तरह से। ये समुद्र और स्थल के बीच में लंबी अवरोध दीवार का निर्माण करते हैं। स्थल और कोरल रीफ के बीच सैकड़ों मीटर चौड़े लेगून पाए जाते हैं। संसार की सबसे बड़ी अवरोधक कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को जो है माना गया है। तो कोरल रीफ जो है, ये जो बैरियर जो रीफ है यानी अवरोधक कोरल रीफ जो है, ये इनकी जो भित्तियाँ हैं वो भी जालदार भित्तियों की जो समान होती है, लेकिन ये क्या होती हैं, तट से थोड़ी ज़्यादा दूर होती हैं। तुलना करें दोनों की, तट से ये ज़्यादा दूर होते हैं। तो बैरियर भित्ति और मुख्य भित्ति के बीच में जो है लगभग 800 मीटर से लगभग 16 किलोमीटर तक का जो लवणीय जल क्षेत्र पाया जाता है। जो मुख्य भित्ति और जो बैरियर रीफ है इसके बीच में लगभग करीब आधे से ज़्यादा और करीब 1.5 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो होता है। और ये यहाँ पर जो जल होता है वो साल्टी होता है, लवणीय जल होता है, और इस भाग को जो है लेगून कहा जाता है। तो इस तरह का जो लेगून बनता है, जो उसकी गहराई जो है लगभग 10 से 50 फैदम तक होती है। तो इस प्रकार का जो लेगून है, इसमें क्या है, जो बोट वगैरह जो है वो आसान से, जलयान जो है वो चल सकते हैं। तो इन भित्तियों के भीतरी तट पर झालरदार भित्तियाँ पाई जाती हैं और इनकी वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है। भित्तियों के बाहरी किनारे पर जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होती है और किनारों पर लगभग 40 से 50 मीटर की गहराई तक ये जो है एक हल्का ढलान पाया जाता है। इसके बाद जो है खड़े ढलान पाए जाते हैं। बैरियर भित्तियाँ यानी टापू, बैरियर भित्तियाँ टापू या जो द्वीप जो है इनके चारों ओर जो है पाई जाती हैं। जो भी कोई जैसे आइस जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये जो द्वीप समूह है ना, उनके चारों ओर ये पाई जाती हैं। परंतु कई स्थानों पर बीच बीच में जो है जैसे जो है रास्ते भी पाए जाते हैं, जिनसे जो है जहाज बैरियर भित्ति या मुख्य भित्ति के बीच में ऊपर से लेगून में आ सकते हैं। ये जो रास्ते पाए जाते हैं जो समुद्र से जोड़ते हैं, तो इसके कारण से जो है यहाँ पर जहाज है वो आसानी से आ सकता है। कभी कभी ये भित्तियाँ जहाज़ों को क्षति भी पहुँचाती है, क्योंकि जहाज जो है इनके किनारों से टकरा जाते हैं तो उनको बड़ा नुकसान भी होता है। और एग्जाम्पल के बारे में बात की थी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो है। तो ये जो क्या नाम है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, मानी गई है। अब हम तीसरे प्रकार का जो कोरल रीफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका नाम है एटोल। तो एटोल जो है इसको वलयाकार कोरल रीफ या एटोल जो है नाम दिया गया। एटोल तो है ही, इसका दूसरा नाम क्या है, वलयाकार कोरल रीफ। तो ये भी जो है जो बैरियर भित्ति है उसी की तरह होती है, किंतु ये किसी द्वीप के चारों ओर से, यानी द्वीप को जो है कोई भी टापू है उसको चारों तरफ से नहीं घेरती, बल्कि ये लेगून के चारों तरफ जो है पाई जाती हैं, या ये लेगून को घेरे रहती हैं। ये जो है लेगून को घेरे रहती हैं, ये द्वीप को जो है चारों तरफ से नहीं घेरती। तो एटोल भित्तियाँ जो हैं ये किसी लेगून के चारों प्रवाल भित्तियों की एक पट्टी से निर्मित एरिया होता है, भाग होता है, और ये अंगूठी या घोड़े के नाल की आकृति होती हैं। एटोल जो है वो अगर देखा जाए तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई अंगूठी हो या घोड़े के नाल की आकृति हो।
इनके केंद्र में लेगून होता है और इनके बीच बीच में जो है खुले भाग पाए जाते हैं, जिसके कारण खुले सागर और लेगून के बीच का जो संपर्क है वो बना रहता है। वलयाकार भित्ति के जो एग्जाम्पल हैं उसमें अपन बात करें तो फिजी का एटोल, भारत का लक्षद्वीप, ये जो है प्रमुख उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटोल है वो भी पैरी की तरह ही होती हैं, किंतु ये किसी द्वीप के चारों ओर से नहीं गिरती। यानी जो भी टापू है, आइसलैंड है, उसको चारों तरफ से ये नहीं गिरती हैं, बल्कि ये लेगून को के चारों तरफ जो है पाई जाती हैं। कोई भी लेगून होता है ना, जो बीच का जो भाग होता है चारों तरफ से घेरती हैं, या ये लेगून को जो है घेरे रहती हैं, एक तरह से इसमें कह सकते हैं। और इन वीथियों को प्रवाल द्वीप या लेगून द्वीप, कोरल आइसलैंड या लेगून आइसलैंड भी कह सकते हैं। वलयाकार वीथी भी नाम दिया गया है, कोरल आइसलैंड भी नाम है, लेगून आइसलैंड भी कहा जाता है कुछ जगह। तो ये वीथियाँ एक वर्त की तरह, एक जो वर्ताकार संरचना के रूप में एक वर्त की तरह या घोड़े की नाल की तरह या अभी बताया था अंगूठी की तरह जो है क्या उसकी जो आकृति है उसकी तरह होती हैं, उसके आकार की होती हैं। और बीच बीच में पाए जाने वाली लेगून जो है वो लगभग 70 से लेकर 90 किलोमीटर तक का जो है वो होता है। उनका व्यास काफ़ी चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और 20 से 90 मीटर जो है करीब गहरे होते हैं। तो लेगून के चारों ओर पाए जाने वाली प्रवाल भित्ति कई मीटर जो है चौड़ी हो सकती है। ये लेगून को जो है चारों तरफ एक तरह से घेरा बना लेती है, गोलाकार, और कहीं कहीं पर जल मार्गों द्वारा ये टूटी भी हो सकती है। यानी ऐसा नहीं कंटिन्यू घेरा बनता है, उसके बीच बीच में कुछ जो है मार्ग भी हो सकते हैं, वहाँ पर ये टूटी फूटी हो सकती है। तो इनमें कुछ मार्गों में जो है जलयान आ सकते हैं, यानी जहाँ पर ये टूटी फूटी होती है ना वहाँ से जो है जलयान इसके अंदर आ सकते हैं। एटोल भित्तियों के बाहरी के सिरे जो है समुद्री गहराई तक ढालू होते हैं। प्रवाल द्वीपों पर जो है मनुष्य भी पाए जाते हैं, और ऐसी जगह पर जो है भूकंप का खतरा लगभग बना रहता है। तो इस तरह के जो प्रवाल जब ये बताया था कि लक्षद्वीप में, इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर ये मुख्यतः पाए जाते हैं। और जो वो मुख्य जो भूमि होती है ना, जो वहाँ से ये करीब काफ़ी दूर होते हैं, करीब सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हैं। यानी ये समुद्र किनारे के निकट नहीं होते बल्कि अंदर की ओर होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रवाल द्वीप है वो मालदीव को माना गया है। मालदीव जो है उसको सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप माना गया है। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्रवाल भित्तियाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र होता है या है, और ये न केवल अनेक प्रकार के जीवों और वनस्पतियों का आश्रय स्थल होता है, बल्कि इनका इस्तेमाल औषधियों में भी होता है। बहुत सी दर्द निरोधक दवाओं के साथ इनका इस्तेमाल मधुमेह, बवासीर और यूरिन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनमें किया जाता है। कई अन्य उपयोगी पदार्थों जैसे छन्नक जो है छानने के लिए ना, या फरसी या पेंसिल, टाइल, श्रृंगार आदि में भी इनका उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, वो लगभग 13,48,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ऐसा माना गया है कि यहाँ पर लगभग 64,000 के लगभग जो व्यक्ति हैं वो एक तरह से जॉब प्राप्त कर रहे हैं इस रीफ पर। किस प्रकार का जॉब प्राप्त कर रहे हैं? टूरिस्ट से रिलेटेड। तो दुनिया भर के जो ग्रेट बैरियर रीफ को देखने वाले जो लोग हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो यहाँ पर आते हैं, और इस वजह से लगभग 64,000 व्यक्तियों को रोज़गार मिला हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया को जो है इस कारण से, इस टूरिस्ट को ग्रेट बैरियर रीफ के टूरिस्ट पर्पज़ के कारण जो है लगभग 12,000 करोड़ रुपए जो है उनकी आय हर साल होती है। तो इसका मतलब यह है कि इससे रोज़गार भी मिल रहा है, और टूरिस्ट का एक अच्छा क्षेत्र है, तो लोगों को जो है इनमें घूमने फिरने के लिए यहाँ पर अच्छा आनंद आता है, नहा लेते हैं, तैर लेते हैं इस तरह से। और इसके अलावा जो अन्य आवश्यक पदार्थ हैं वो भी इसमें बनते हैं, जैसे पेंसिल, टाइल, श्रृंगार की जो वस्तुएं इस तरह से बनती हैं। कुछ जो दवाइयाँ जैसे मधुमेह, बवासीर, मौत जो है रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको भी, उनमें भी ये कोरल रीफ है वो काम में आता है। इसके अलावा बहुत सी जो है जंतु प्रजातियाँ, प्लांट जो स्पीसीज हैं उनके लिए क्या होता है,
हैबिटाट, आवास भी होता है। इसके अलावा परवाल या मूंगे का जो उपयोग है वो आभूषणों में भी किया जाता है। हम देखते हैं ज्योतिष विज्ञान में भी जो है इस तरह के जो पत्थर है वो पहनने के लिए ज्योतिषी जो है बताते हैं, ताकि वो जो है ग्रह का जो प्रभाव है वो कम करने के लिए एक तरह से कहा जाता है। तो वहाँ भी जो है लोग बाग इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से परवाल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है परवाल क्या होते हैं, सिलेंटेड्स जंतु होते हैं, और ये एक तरह से पोलिप होते हैं जो कि हाइड्रोजोआ और जो एंथोजोआ वर्ग है उसमें पाए जाते हैं मुख्यतः। और इनके ऊपर जो है इनकी जो भित्ति है वहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होता है, वो चारों तरफ से सिक्रेट करके कंकाल बना लेती हैं, और कंकाल धीरे धीरे हार्ड होता है, उसके अंदर ये जो है आश्रय प्राप्त करते हैं। तो ये ज़्यादातर नीवे में पाए जाते हैं, और ये जब डेड हो जाते हैं इसके अंदर ही जो है कोरल डेड हो जाता है, तो उसके बाद में नया कोरल जो है इनके ऊपर बनता जाता है। इसके बाद में एक के बाद एक आपस में जुड़ते जाते हैं, और लंबे समय के बाद में एक कठोर चट्टान का रूप ले लेता है। थैंक यू।